नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। और आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक खास कार्यक्रम, संडे ब्रंच विद श्वेता। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे को एंकर के रूप में हैं कैप्टन आशुतोष शेखर। पेशे से तो एक पायलट हैं, लेकिन आज और इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया करेंगे। और चूंकि एक ऐसा माहौल चल रहा है अभी कि हम किसी के घर जा नहीं सकते, कोई हमारे घर आ नहीं सकता, जितना सोशल डिस्टेंसिंग हम बरकरार रख सकें उतना ही अच्छा है। तो ऐसे में हमने ये प्रयास किया है कि हम आपको कुछ खास मेहमानों से इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलाया करें, जिन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप आजकल के माहौल में मिलजुल नहीं पा रहे। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि आप उनके साथ रूबरू हो सकते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में है मशहूर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, और साथ ही उनकी जीवन संगिनी मल्लिका देव जी। तो आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस खास कार्यक्रम संडे ब्रंच विद श्वेता में। बहुत धन्यवाद श्वेता और आशुतोष, आप दोनों का भी स्वागत है। ये हमारे लिए भी एक्चुअली सर ये प्रोबेबली एक पहला एक डिजिटल इनविटेशन एज ए डिजिटल होस्ट और डिजिटल गेस्ट। बिल्कुल। तो आज हम लोग ब्रंच करने वाले हैं, इतवार का ब्रंच। तो कम से कम सर टू स्टार्ट द डे, सो लेट्स टोस्ट टुगेदर एट लीस्ट। बिल्कुल। चीयर्स। सो एनीवेज, कैसा चल रहा है सर आपके साथ लॉकडाउन? और बहुत बढ़िया। कितना साथ दे रहे हैं? काफी। पढ़ने के अलावा भी समय निकाल लेते हैं, और खूब हम लोग संगीत प्रेमी हैं तो संगीत सुनते हैं, और अच्छे अच्छे संस्मरण सुनाए जाते हैं, कुछ किताबों को पढ़ के सुनाते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, तो समय बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया निकला। नहीं, ये सब तो ये करती हैं, मैं तो देखिए झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद खाना वाना कभी जो बनाना होता है, नाश्ता खाना, तो वो सब करने के बाद सेवा के बाद जो समय बचता है तो उसमें फिर कुछ स्वाध्याय हो जाता है। तो इतना करते करते लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि औरतों के कंधों पर भी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह आ रहा है। बिल्कुल। लॉकडाउन का सर एक बेनिफिट भी हो गया, और पुरुषों के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, तो ठीक है। और एक बोलते नहीं सर कि हर एक आदमी को एक सेकंड करियर हमेशा रेडी रखना चाहिए, गॉड फॉरबिड समथिंग गोज हियर एंड देयर। तो कम से कम रामू काका वाला काम तो अवेलेबल हो ही गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आशुतोष, मतलब आप तो मतलब हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पायलट करते हैं, लेकिन घर में आप खुद ही, मतलब आपका पायलट कोई और है, ये अनुभव भी कुछ मजेदार होगा नहीं सर? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, कभी अनुभव वाला अनुभव नहीं हो पाया, क्या कि सिर्फ कमांड होता है, और जब तक वो पहला टास्क पूरा होता है दूसरा आता है, तो वो फील नहीं आ पाता पहले टास्क का भी। नहीं, वैसे आप लॉकडाउन के कुछ अच्छे असर भी रहे हैं, बुरे के साथ साथ अच्छे असर भी मैंने देखे हैं काफी। बहुत। एक तो हर जीवन के हर क्षेत्र में सबको, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में रीएडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा है। चाहे वो कारोबार हो, अपनी नौकरियां हो, या घर हो, घरेलू जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या निजी जीवन हो, तो उसके सभी तरह के पक्ष हैं, अच्छे भी हैं, और लोगों की तकलीफें भी बहुत बड़ी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन परिवार के स्तर पर मैं समझता हूँ कि परिवारों को बहुत बड़ा फायदा इससे ये हुआ है कि बहुत दिनों बाद पूरे परिवारों को लंबे समय तक एक साथ रहने का मौका मिला है, और एक नई समझ, एक दूसरे के बारे में, नया तरह का स्नेह, नए रिश्ते या रिश्तों का घनापन, उनकी गहराई, ये थोड़ा बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़े हैं मियां बीवी के बीच में। बिल्कुल। नहीं, इसमें एक अच्छा असर ये भी है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखा दिया है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही गई है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुझे लगता है ये बहुत परिवारों में भी आत्मनिर्भरता आ गई है इसके बाद। हाँ बिल्कुल, निश्चय ही, बिल्कुल। तो केवल आत्मनिर्भर भारत ही नहीं हुआ, पूरा संसार हुआ है। अभी आत्मनिर्भर संसार की बात करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सर। और एक्चुअली पहले डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी हर छोटे काम में, बीट योर डोमेस्टिक हेल्थ या फिर कोई भी हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोग को इतना ज्यादा एक सो कॉल्ड इतने बड़े कंफर्ट जोन में हम लोग आ गए थे हर चीज के लिए। तो एटलीस्ट इस लॉकडाउन ने एक तो वो भी ब्रेक किया है मिथ की, बहुत हर समय वो कंफर्ट नहीं रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
mentally and physically prepared for the rainy days also. बिल्कुल। तो वो लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे, जैसे अभी आप लोगों के तो बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन बच्चों की समस्या कि उनको बाहर जाने को ना मिले, उनको घूमने फिरने, खेलने दौड़ने को ना मिले, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ गप मारने को ना मिले, तो उनकी मैं समझता हूँ कि बेचैनी थोड़ी हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। सर वैसे तो आप मतलब दर्शकों को तो सभी को पता है, आपके पास कोई सवाल है तो आप लिख भेज सकते हैं, हम शामिल करेंगे। वैसे इतने साल आपने पत्रकारिता में 40 वर्ष से ऊपर आपने अब तक लगाए हैं और तमाम बड़े टीवी चैनल्स और अखबारों में आपने अपना योगदान दिया है, उन्हें स्थापित करने में, उनको चलाने में, और बहुत ही गहरी आपकी रुचि राजनीतिक विषयों में भी रही है, बहुत ही गंभीरता से आप सबका विश्लेषण भी करते हैं। तो आप क्या देखते हैं अभी ये जो माहौल है कोविड का, कहाँ चूक हो रहा है और कहाँ आपको लगता है कैसे मामला सुलझेगा? ऐसी किसी भी आपदा में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि वो सबको, यानी हर नागरिक को जो दूर से दूर बैठा है और जो हम कह लें कि गरीब से गरीब, यानी वो आधुनिक साधनों से वंचित है, यानी सबको सही सूचना सबसे पहले मिले। क्योंकि और ये बीमारी ऐसी है जिसमें कोई अभी इलाज हम जानते हैं नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन सूचना और सूचना से सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बहुत ही अपने को बचाने के लिए सावधान रहने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, और उस सावधानी के लिए ज़रूरी सूचनाएं और जानकारी हमारे पास होना, और वो जागरूकता होना। तो जानकारी और जागरूकता, सूचना और उससे समझ और सावधानी, ये दो चीज़ें एक एक नागरिक तक पहुंचाना राज्य का पहला कर्तव्य हो जाता है। इस हमारे देश में भी हमने पाया कि सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के कुछ उन चंद राष्ट्राध्यक्षों में से थे जिन्होंने इस संकट की गंभीरता को, इस बीमारी की प्रकृति को बहुत जल्दी समझा और बहुत जल्दी तालाबंदी की, लॉकडाउन किया और लगातार बात करते रहे। और लेकिन देश अपना इतना बड़ा है, लोग इतने दूर दूर हैं और इतनी विविधता है हमारे यहाँ, साधनों की विविधता है, सूचना की पहुँच, सूचना तक पहुँच की विविधता है, और उसको समझने में भी विविधता है। तो सब तक हम पाते हैं कि अभी तक लोगों तक सूचना तो पहुंची है, लेकिन कितना सावधान रहना चाहिए हमको और सबको, कितनी सावधानियां और कौन सी सावधानियां हमको हर समय बरतनी चाहिए, ये जागरूकता हम पाते हैं कि अभी सब जगह नहीं है। आप दिल्ली से थोड़ा भी बाहर अगर हम जाते हैं कहीं पर, दूसरी जगहों पर, या देखते भी हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे, शारीरिक दूरियों का पालन नहीं हो रहा है। आशुतोष तो पायलट हैं, वो तो एयरपोर्ट पे भी देखते होंगे, मैं भी अभी एयरपोर्ट पे कुछ गया और बेटी भी आई, तो आप भी देखते, वहाँ पर हम पाते हैं कि जो कतारें लग रही हैं एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए या अंदर चेक इन करने के लिए, वहाँ पर उस ज़रूरी दूरी का पालन होते हुए हम नहीं देख रहे। और ये तो मैं कहूँगा कि सबसे शिक्षित लोग हैं, सबसे समर्थ लोग हैं जो हवाई यात्रा करते हैं। बहुत सही। बाकी जगह बाज़ारों में, जहाँ जहाँ बाज़ार खुले हैं, आप देखिए तो अचानक जैसे ही तालाबंदी हटनी शुरू हुई, जैसे अनलॉकडाउन जैसे शुरू हुआ, उसमें हम देख रहे हैं कि छटपटाहट लोगों की समझ में आती है। बाज़ार जाना है, लोगों की ज़रूरतें हैं, लेकिन दुकानें हों, बड़ी जगह हों, छोटी दुकानें हों, बड़ी दुकानें हों, बाज़ार हों, वहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो सावधानियों का पालन कर रहे हैं, यानी जो ठीक से मास्क लगा रहे हैं और जो शारीरिक दूरी बना के रख रहे हैं। तो और ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा, आप देखिए अमेरिका जैसे देश में, यूके में, यूएस में, वहाँ भी हम पाते हैं कि एक किस्म की लापरवाही हमको दिखती, एक सार्वजनिक बहुत व्यापक लापरवाही हमें दिखती है, जो हमारे यहाँ भी है, हमारे समाज में भी है। तो ये हमने देखा कि जैसे ही भारत ने अनलॉकडाउन शुरू किया, चीज़ों को खोलना शुरू किया, हमारे यहाँ संक्रमण की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी और रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि वो सावधानियां लोगों तक पहुंची तो हैं, लेकिन लोग उसका पालन नहीं कर रहे। अब डंडा सब जगह नहीं चल सकता। एक महीने के अंदर हम 10वें स्थान से अब तीसरे पर पहुंचने वाले हैं। यूएस और ब्राजील के बाद रशिया को पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि मुझे एक तरह से लग रहा था कि ये लॉकडाउन जो है वो अच्छा है, लोगों को एक लाइफस्टाइल चेंज करने की आदत डाल रहा है,
और लोग सतर्क हो रहे हैं, समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लीनियंट होता है फिर देखते हैं कि चीजें बिल्कुल रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत भयानक खतरा है, खास तौर पे हमारे जैसे देश के लिए, जहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, घनी आबादियां बहुत हैं, जो पुरानी आबादियां हैं, पुराने शहर हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर लोग इतने पास पास रहते हैं, घर हैं, एक एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। वहाँ पर फिर संक्रमण की संभावना और जो हम होता देख रहे हैं वो बिल्कुल अनगुना बढ़ जाती है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, और इससे बहुत भविष्य के बारे में डर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सर एक्चुअली वो भी है ना, एक बड़ा सिंपल फैक्ट होता है लाइफ, मतलब लाइक आइदर यू बी कंसिडरेट और यू बी स्ट्रिक्ट। हमारा है कि जब दूसरे पे बात आती है तो वी टॉक अबाउट एथिक्स और मोरल और रूल्स और रेगुलेशन की हम बात करते हैं, और जहां वो चीज हम पर गिरने लगती है तो हम तुरंत कंसिडरेट रहते हैं, चल ठीक है इसको छोड़ लेते हैं, इसको छोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीजें सब, जैसे आज जैसे जहां हम रहते हैं गुड़गांव में, मिलेनियम सिटी, बट यहाँ भी अगर आप देखें प्रैक्टिकली, अगर आप देखें अगर सर, यहाँ मतलब सो कॉल्ड सारे पढ़े लिखे ही लोग हैं यहाँ पे, हर चीज भी को तो पॉश वाला जो टैग लगा हुआ है सर, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें सर उतर करके, तो मार्केट में लोग अब यंग ब्रिगेड जो है हमारा आज के डेट में, राइट, 4 फैमिलीज के लोग इकट्ठे होके घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चाहे किसी चीज का पालन नहीं किया जा रहा, बिकॉज आप हर चीज में रीजनिंग है उनके पास। हम भी इस तथाकथित मिलेनियम सिटी में ही रहते हैं, तो आप भी जानते हैं, तो ये देख क्या है कि एक मनोविज्ञान होता है हम लोगों में भी, और वो हम सब में है, और हम में से कोई शायद उससे मुक्त नहीं होगा, कि हमें एक भीतर ये लगता रहता है कि हमको कुछ नहीं होगा, बस हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित रहेंगे। ये तो दूसरों को होता है, वो कुछ और लोग हैं जिनको हो जाता है, और अचानक हम पाते हैं कि हमारे घर में आ गया। ये एक बहुत सामान्य सार्वभौमिक मनोविज्ञान है, अपने भीतर एक आश्वस्ति भाव, शायद इसके बगैर हम जी भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे संकट के समय ये हमारे लिए बहुत उतना ही आत्मघाती भी हो सकता है, लेकिन ये है। अभी हमारे साथ शंकर नारायणन सुब्रमण्यन, ये एक मशहूर मृदंगम प्लेयर है मुंबई से, वो जुड़ रहे हैं। नमस्ते कहते हैं आपको। नमस्कार। एंड वी हैव मनीष मिश्रा विद अस। राहुल सर, सच अ ग्रेट जर्नलिस्ट यू आर। अरे ये अफवाह है, इस पर यकीन मत दीजिएगा। आफ्टर इंक्रीजिंग, इसका मतलब हमसे गलती हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे दर्शक सब नाराज हो जाएंगे अब। After increasing cases, now police and government is getting active, slow, but now they are. I'm in Gaya, and from today, main market is sealed after 12 cases from main market. People here taking it so lightly. They say, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल, वो कितनी अहम बात बताई उन्होंने, उसी की हम लोग अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल सर। तो ये जो बात है, अभी देखिए हम खबरें पढ़ रहे हैं कि कुछ लोगों ने शादी की, किसी घर में शादियां हो रही हैं और उनके लिए नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन 100-150 लोगों को बुला लिया गया, और हम पाते हैं कि हम सब जानते हैं वो इतनी दुखद खबर है कि उस पर हंसे और रोएं समझ में नहीं आता। लोग मौजूद होते हैं और दूल्हा मर गया 2 दिन बाद और 99 लोगों को कोविड हो गया। सबसे बड़ी बात उसमें ये रही सर कि दूल्हे को तो वो बीमार था और वो बार बार कह रहा था परिवार वालों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन परिवार वाले उसको पैरासीटामोल और दवाइयां दे देकर और कहते रहे तुझे कुछ नहीं हुआ है, और 111 लोग संक्रमित पाए जाते हैं उसके बाद। यही जो असावधानी है और अपने को सुरक्षित मानने का ये जो भाव हम सबके भीतर बैठा हुआ है कि हमें नहीं होगा, ये किसी और लोगों को होता है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है मैं समझता हूँ इस समय हम सबका। और मुझे जो सबसे अच्छी सलाह बिल्कुल शुरू में ही किसी की सुनी थी और मुझे दिल में बैठ गई, हालांकि मैं स्वयं उसका पूरा 100% पालन करता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, वो ये है कि ये मान के चलिए कि हमको कोविड हो गया है, और अगर हमें कोविड हो जाए तब हम जिस तरह से जिएंगे उसी तरीके से हम सब अगर जीने लगे तो शायद हम सब सुरक्षित हों। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये बहुत कठिन है करना, बहुत कठिन है सर। वही है, जैसे अभी कहीं अभी पीछे में जा रहा था तो बहुत सारी जगह सिर्फ
बेसिकली एक खाना पूर्ति वाली बात चल रही है, जो हम स्कैनिंग की बात कर रहे हैं। अब एक वो भेड़चाल चल गया कि थर्मल स्कैनिंग हो रही है, तो हर बिल्डिंग, हर ऑफिस, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जहां भी इन करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में वही इंफ्रारेड स्कैनिंग चल रही है, थर्मल स्कैनिंग। अब वो जो इंफ्रारेड थर्मामीटर जो चल रहा है सर, जो आजकल लेके चल रहा है, अगर उसको आपने, बिकॉज बेसिकली अगर आपने उसको बाहर रखा हुआ है तो इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द एम्बिएंट। अब एम्बिएंस की वजह से सर हो गया रहा है कि नॉर्मल आप कितनी बार देखेंगे तो उनका आपका, अगर जैसे पीछे श्वेता के साथ मैं एक शूट पे गया था, हरियाणा पुलिस का एक शूट था, तो मेरी भी छुट्टियां चल रही थी लॉकडाउन में, तो मैं श्वेता के साथ चला गया वैसे तो नॉर्मल, बिकॉज जो बाकी कैमरामैन वगैरह हैं तो सारे नहीं आ रहे थे, तो मैं जैसे ही मैंने बोला कि दूसरा करियर ढूंढ लेना पड़ता है, तो मतलब श्वेता तुमने क्रू बना दिया उसको। हाँ, अभी सर लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा सहयोग, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मैंने कहा दोनों ट्राइपॉड कंधे पे रख के पायलट साहब चले जा रहे हैं, दिखाया कैसे लगाना है, कैसे खोलना है, कैसे फोल्ड करना है, बैग में कैसे डालना है, उसका एल्को सेंसर से उसका लेवलिंग कैसे करना है, ये सीख गया मैं सर। वाह वाह, क्या बात। किसी भी ज्ञान बुरा नहीं होता, मैं फ्लाइट चलाना तो नहीं सीख सकती, लेकिन अपना ज्ञान जरूर बांट सकती हूँ। कितनी महान हैं आप, कितने उदार हैं आप। We have Madhurani Singh with us, लिखती हैं very nice concept, and we have a very special guest, Sanjeev Shankar ji with us. अरे वाह, अरे संजीव कैसे हो? So happy to see you both, dearest uncle and auntie. My pranam to both of you. संजीव और संजीव के पिता, माँ, भाइयों, सबको हम लोग इतना याद करते हैं। हम लोग 5 साल साथ रहे, उनके बाबा भी, वो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहते थे, और रोज सुबह इनके रियाज के समय हम जो भाइयों का, पिता का, सबका 2 या 3 पीढ़ियों का रियाज एक साथ होता था, वो शहनाई सुनना, और कभी कभी हम ऊपर जाके चुपके से चोरी से झांक भी लेते थे, तो वो बहुत कभी भूलेगा नहीं, वो अनुभव बहुत कीमती अनुभव है। कुछ ये युवा शहनाई वादक कितने प्रतिभावान हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग इतने आगे बढ़े कि सारा संसार इनकी शहनाई को सुने, इनके हुनर को, फन को पहचाने, उसकी तारीफ करे और उसका आनंद ले, शहनाई का और संगीत का। तो कहीं आपका जो शास्त्रीय संगीत के प्रति जो आप दोनों, ये मैम बता पाएंगी, जो प्रेम है वो मैम यहीं से तो नहीं पनपा है, बसंत कुंज के घर से? वहाँ से बढ़ा है, और ओके, वो तो खून में है, थोड़ा परिवार से मिला है जी। उसके बाद इनको बहुत शौक है, गाते भी हैं, और ये जो पोल खुल गई, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो इनका परिवार है, जो शहनाई हम लोगों ने सुनी, तो हम नए किराएदार बन के गए थे, और ये सुनते, सुबह जब खिड़कियां खोलो तो इतनी सुंदर आवाज कि लगता था हम सही जगह पे आ गए हैं। तो दरवाजे पे जाके चुपचाप बैठ जाते थे, क्योंकि हम जानते नहीं थे इन लोगों को, और फिर अचानक हम लोगों की मुलाकात हुई और वहां से सिलसिला बढ़ा। संजय भी हैं, संजय प्रणाम कह रहे हैं तुमको। शायद मुझे चिरायु हो। नमस्कार संजय। बहुत ही सुंदर फैमिली है इनकी। लेकिन श्वेता, सोचो कि ये कितने लोगों को ये अनुभव मिलेगा कि 3 पीढ़ियों को एक साथ संगीत का अभ्यास करते देखना, बहुत बड़ी बात। सो आपने कभी वहां रहते प्रयास किया कि सीख ही डालो कुछ? नहीं, शहनाई सीखने का नहीं, वो भीतर से एक वाद्य के लिए जब तक आपके मन में पुकार नहीं होगी। जैसे मेरे लिए आकर्षण सबसे ज्यादा गायन का है, तो अगर मुझे, तो मैं गायन, शास्त्रीय गायन जरूर सीखना चाहता था और सीखना चाहता हूँ, हालांकि अब समय नहीं है, लेकिन तो एक वो मुझे लगता है कि कोई एक, या तो गायन है या वादन अगर है, तो वादन में एक वाद्य, एक कोई बाजा आपको ज्यादा छू लेता है, ज्यादा पकड़ लेता है। वो प्रभाव के कारण हो सकता है, वो संगत के कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो भीतर से वो जब मांग होती है तो वो आपके करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, बिना उस मांग के, केवल संगत से या केवल पड़ोस से बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस गायन, वादन से भी गायन तो सीखा ही जा सकता है, कि बोलता है तो संगीत एक है। लेकिन ये मेरी नालायकी है कि मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और सीखा नहीं।
गुरु पूर्णिमा का दिन है, कितना खास दिन है, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम लोग किसी समय में दोनों एक ही साथ एक ही चैनल में थे, और बहुत गलतियां भी मैंने की होंगी उस दौरान, लेकिन उससे कम लेकिन आप लोगों के का जो सानिध्य था, कई बड़े पत्रकार वहां पर थे, और बहुत कुछ इम्बाइब किया। आप जाने अनजाने भी बहुत कुछ सीख जाते हो, और मैंने बहुत कुछ आप लोगों से हासिल किया है। तो ऐसे में मैं पहले तो आपको नमन करती हूँ, और गुरुओं को नमन करते हुए अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें आप, क्योंकि गाते भी हैं। अरे बाप रे, ये तो फंसा दिया है, ये आवाज लड़ाई करनी पड़ेगी। तो लाइनें चलेंगी नहीं, लेकिन मुझे लगता है यार, तो अपने दर्शकों को इतना अन्याय ना करो, उनके ऊपर बेचारों पर जुल्म हो जाएगा। अब तो आज सुबह सुबह डिजिटल गेस्ट होस्टिंग ऐसा, ये तो दर्शक भी तो हमारे सारे मेहमानी है। अरे राम राम, फंस गए। और अपने तो पड़ोसी निकले। एक तो चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा नहीं है लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तन की जयंती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बेहद मूल्यवान ये दिन भारत और भारत से निकलने वाले सभी धर्मावलंबियों के लिए है। तो और चूंकि गुरु की बात तुमने कही, तो एक दो श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय हैं, वो तो ज़रूर मैं सस्वर तो नहीं गा सकूंगा, लेकिन वो मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनको पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ। गुरु पर हैं, हम सबने सुना है, वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इसी के साथ कुछ और श्लोक भी हैं इसी पूरी गुरु स्तुति में। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यानी ज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की शलाका, ज्ञान के सुरमे से हमारी आंखें खोलकर प्रकाश में हमें लाने वाले गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और ये अखंड मंडलाकार जो सृष्टि है, इसको जो चलाने वाला, जो जिससे व्याप्त है, उस ब्रह्म, पर ब्रह्म, उस पराशक्ति से व्याप्त इस अखंड मंडलाकार सृष्टि के दर्शन कराने वाले गुरु को हम प्रणाम करते हैं। बहुत अद्भुत श्लोक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ हैं अभी सुनीता पाहुजा, वो लिखती हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। अरे सुनीता जी तो हमारी मित्र है। सुनीता जी प्रणाम आपको। सुनीता जी हिंदी की बहुत बहुत मजबूत योद्धा हैं, और हम लोग सहयोद्धा हैं भारतीय भाषाओं के लिए, हिंदी के लिए, और समर्पित हैं, और बहुत गुणी महिला भी हैं सुनीता जी। इस विषय पर भी बात होगी सुनीता जी, इसलिए बने रहिएगा, क्योंकि हिंदी को और न सिर्फ हिंदी, तमाम अन्य जो भाषाएं हैं उनको बचाने को लेकर, उनको संरक्षण देने को लेकर, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आप अपना कमेंट भी लिख सकती हैं ताकि हम उन्हें शामिल करें। और गाइए सर, अच्छा लगेगा, वो लिख रहे हैं। मतलब लोग टॉर्चर होना चाह रहे थे आपसे। बताइए, अब आपने फंसाया तो निकालिए, क्या गाएं? देखिए, हमेशा जो जीवन संगनी होती है वही बचाती है। नहीं, बिल्कुल भाई, विवाह के बाद मैं समझता हूँ कि प्रथम गुरु तो जीवन संगिनी ही होती है। बट सर ये गुरु होता है वो स्कूल के संस्कृत टीचर की तरह होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी जब घंटाल हो जाता है और गुरुजी हो जाता है डंडे वाला, तब बड़ी मुश्किल होती है। वही ना, संस्कृत में जैसे बोलते थे ना हमारे स्कूल में भी, हाँ भाई बोल भाई, बालक पंचम द्विवचन, अरे जल्दी। ये पूरा गीत तो बड़ा कठिन है, शास्त्रीय है, तो मैं उसकी शायद थोड़ा सा ही शुरुआत ही गा सकूंगा, क्योंकि संजीव ने सिखाया नहीं है, इसलिए मुझे अब इसका दोष उनको ही देना पड़ेगा, संजीव और संजय ने। मल्लिका जी ने याद दिलाया तो वो गाता हूँ। आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज नाश्ता नहीं मिलने वाला।
तो जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारे, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। बस। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर गाते हैं आप। अगर आप नहीं सुनाते तो हम हमसे वंचित रह जाते सर। अरे नहीं, मतलब के जोर के साथ साथ गले में भी इतना जोर तो बहुत शानदार है सर। अच्छा, दर्शक कहूंगी कि जब आप इस कार्यक्रम के लिए बैठे तो थोड़ा बहुत आप काश मैं ऑफर कर पाती, लेकिन चाय की प्याली हो और कुछ खाने को हो तो और मजा आएगा। राहुल जी, वाटरमेलन सामने पड़े हैं आपके। अरे यार, मतलब आपको याद दिला रही हूँ। एनीवेज, वी हैव अ क्वेश्चन। भाई, वाटरमेलन तो हम नहीं जानते, लेकिन तरबूज जरूर जानते जी 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 जरूर। आपके साथ तो आपका ध्यान रखना ही पड़ेगा। वाह, धन्यवाद। अब इसके बाद बातचीत। Manish Mishra ji has a question. I have a question for Rahul sir. How do you rate level of journalism today in our country? How do you see Indian media doing today? मनीष, वैसे तो मीडिया हर समय घर में रहता है। मैं जब 40 साल पहले पत्रकारिता में आया था और सीख रहा था, उस समय भी मुझे याद है, मैं श्रोता के रूप में ऐसी गोष्ठियों में जाता था जिनका विषय होता था प्रेस की विश्वसनीयता का संकट, साख का संकट, कितना विश्वसनीय है आज का मीडिया, मीडिया की चुनौतियां, मीडिया का भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर 40 साल पहले भी बहसें होती थी, कार्यक्रम होते थे, गोष्ठियां होती थी और हम सुनते थे श्रोता के रूप में। फिर हम वक्ता के रूप में जाने लगे, आज भी जा रहे हैं। तो मीडिया, हमारे काम की प्रकृति ही ऐसी है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो अखबार के मामले में हर 24 घंटे में सबके सामने आ जाता है, और अब टीवी आ गया है तो वो हर पल आपके सामने, मीडिया एक बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी रूप में आपके सामने है हर पल। वो अपने को छुपा नहीं सकता। डॉक्टर से गलती हो तो वो बहुत दिनों तक छुपाई जा सकती है। मरीज को भी पता नहीं चलता कि डॉक्टर ने उसका इलाज ठीक किया या ना किया। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो क्या डॉक्टर की गलती थी या नहीं थी, वो नहीं जानता। वकील से अपने मुवक्किल के हित में या उसके मामले में कुछ अहित हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, तो मुवक्किल को भी अक्सर पता नहीं चलता, जबकि कीमत वो चुकाता है। आप किसी भी चीज़ में ये देखें, लेकिन हमारा ही काम ऐसा है कि हम जो कुछ भी करते, कहते, लिखते या दिखाते हैं वो हर पल सामने रहता है लोगों को। हमारे पास कोई आड़ नहीं है, तो हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी कमियां हर समय लोगों के सामने रहती हैं। इसलिए हम हर समय कटघरे में रहते हैं, और ये रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है सर। लेकिन तो एक तो ये याद रखना चाहिए, हम सब जो पाठक हैं या दर्शक हैं, हमारे नागरिक हैं, मित्र हैं, उनको ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि मीडिया भी आखिर हमारे बहुत सामान्य मनुष्य ही, हमारे जैसे, आप जैसे लोग ही उसमें काम करते हैं। हम लोग कोई महामानव नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत कोई ज्ञानवान, इस तरह के नहीं होते। लोग त्रुटि परायण हैं, अंग्रेजी में जैसे फॉलिबल कहते हैं, वो लोग हैं। वी आर वेरी फॉलिबल पीपल। तो हमसे गलतियां होती हैं, गलतियां मनुष्य मात्र से होती हैं, और हमारा काम ही ऐसा है जिसमें गलतियों की संभावना दूसरे कामों से शायद थोड़ी ज्यादा होती है। ये तो हमारे काम की प्रकृति का सवाल है। लेकिन हर काल की और समय की एक अपना उसका प्रभाव भी होता है हमारे ऊपर। तो आज का जो समय है, उसमें आज का जो मीडिया है, मैं उससे
काफी हद तक बहुत असंतुष्ट हूँ, दुखी हूँ, गहराई तक आहत हूँ। कुछ अपवाद आज भी हैं जो बहुत अच्छी, हम जिसे स्वस्थ पत्रकारिता कहते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता की कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सही। सच्ची पत्रकारिता कठिन पत्रकारिता है, वो आसान नहीं है, वो सुविधा की पत्रकारिता नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता से भिड़ना पत्रकारिता की, लोकतंत्र में उसकी एक बुनियादी शर्त है, वो सत्ता का समर्थक नहीं हो सकता। अगर वो है तो फिर वो सच्ची पत्रकारिता नहीं कर सकता। हमारा काम सत्ता का विरोध करना भी नहीं है, ना समर्थन ना विरोध। हमारा काम ये है कि जो हो रहा है वो दिखाना, वो बताना, और जो नहीं हो रहा है वो भी, जो होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है वो भी बताना। और हम जब अपने को हम मानते हैं कि हमसे गलतियां होती हैं, तो ऐसी क्या कोई सत्ता या कुछ सत्ताधारी, कोई सत्तारूढ़ पार्टी, कोई देश का, दुनिया का बड़े से बड़ा नेता हो सकता है जिससे गलतियां ना हो? क्योंकि सब इंसान हैं, सब वैसे ही ऊपर पहुंचे हैं। तो ऊपर जाके कोई महामानव नहीं हो जाता है। कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो, मैं कि पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, या वो यूके का प्रधानमंत्री हो, या किसी देश का तानाशाह भी हो, या लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी। तो इसलिए गलतियां तो होंगी, और सत्ता का एक चरित्र होता है। सत्ता आते ही एक मद आता है, सत्ता आती है एक अभिमान आता है और अहंकार आता है। और सत्ता का एक चरित्र है कि वो थोड़ी असहिष्णु हो जाती है, वो उसको थोड़ा, फिर उसको आलोचना अच्छी नहीं लगती। जो भी अधिकार की स्थिति में होते हैं, जैसे हमारे बच्चे हमारी आलोचना करने लगे तो हमें चुभता है, फिर हम डांटने लगते हैं। हमारे छोटे भाई या बहन हमारी अगर आलोचना करते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमारा काम ये है, आलोचना या समालोचना, यानी हम जिम्मेदार किसके लिए हैं? हम जिम्मेदार नागरिक के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए। और कई बार जब हम नागरिक हित को, देश हित को या समाज हित को सत्ता हित से के बराबर मानने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अभी दोनों तरह की आपको उदाहरण हमको मिलते हैं। हमें अच्छी सच्ची पत्रकारिता के भी मिलते हैं, स्वस्थ, संतुलित, सकारात्मक पत्रकारिता भी हो रही है, लेकिन अस्वस्थ, असंतुलित और मैं कहूँगा कि नुकसानदेह पत्रकारिता भी हो रही है। एक नई चीज़ जो इस बीच आई है हमारी पत्रकारिता में, जो पहले नहीं थी, और वो टीवी के कारण, जिसमें हम और तुम रहे हैं, वो ये है कि टीवी चूँकि लाइव होता है आजकल सब कुछ, उसमें एक तो एंकर का भी या किसी जो लाइव है उस पर कोई अधिकार और नियंत्रण नहीं होता। तो स्टूडियो में बैठकर एक एंकर के रूप में तुम क्या कहोगी, एंकर के रूप में मैं क्या पूछूंगा, या मेरी प्रतिक्रिया कैसे होगी, एक मेहमान की प्रतिक्रिया पे मेहमान क्या बोलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम सिर्फ आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक बात करेंगे। और इसमें फिर होड़ भी होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। होड़ किस चीज़ की है कि अधिक से अधिक लोग हमको देखें, तो अधिक। एक होड़ ये भी है कि जो जितना ऊंचा बोल गया वही सही है। मैं उसी पे आ रहा था। जी। तो दर्शकों के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल, एक चीज़ समझने की है कि हम तो अपनी गलतियां मानने को एक पूरी बिरादरी के तौर पे तैयार हैं। कोई इनकार नहीं करेगा, ना तुम करोगी ना मैं करूँगा। कोई पत्रकार की कोई नहीं कहेगा कि हम में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं मीडिया के रूप में, रोज़ होती हैं। लेकिन मैं दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ और पाठकों से भी पूछना चाहता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है। चाहे अखबार हो, कोई भी माध्यम हो, रेडियो हो, और रेडियो से ज़्यादा अखबार, मुद्रित माध्यम और टीवी, इसमें रिश्ता दो का होता है। ये अकेला रिश्ता नहीं है, ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं है। बिल्कुल। आप हमें देखते हैं, हम दिखाते हैं। आप हमें अगर नहीं देखेंगे तो हम नहीं दिखा सकते। हम दुनिया का अच्छे से अच्छा कार्यक्रम कर लें, आप अगर हमें देखेंगे नहीं तो सब बेकार है। बहुत बड़ी बात सर। और अगर हम कचरा भी दिखा रहे हैं और उसको आप अच्छे से ज्यादा बड़ी संख्या में देख रहे हैं, तो इसके लिए हम बता रहे हैं क्या? क्योंकि ये मैं खुद महसूस कर रही हूँ। मैं इस बात को कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत जो है उस पर काम करती हूँ सर। और
अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिशें और प्रयास किए हैं कि मैं शास्त्रीय संगीत को ना सिर्फ लॉकडाउन में आपके घरों तक पहुंचा सकूं, बल्कि मैं उसको प्रमोट करने के लिए तमाम और कार्य करती हूँ जो मैं अभी यहाँ पर नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कम चाहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उपमा दिया आपने कि कचरा संगीत को सुनने या पसंद करने वाले करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लिया जाए तो अच्छा होगा गायकों और संगीतकारों का, बाकी जिसे हम आइटम सॉन्ग कहते हैं वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत हमारे यहाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसा, मतलब दुनिया जिसका लोहा मानती है, जिसको पूजनीय कह मानती है, हमारा सम्मान करती है, उसके लिए इतने कम लोग। तो यही बात खबरों पे भी लागू होती है और यहीं पर पाठक और दर्शक की भी जिम्मेदारी बनती है। जितनी बड़ी संख्या में आप अच्छे मीडिया को का समर्थन करेंगे, यानी अच्छी चीजों को पढ़ेंगे और अच्छी चीजों को देखेंगे, उतनी उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उतना वो आगे बढ़ेंगी। और अच्छे से अच्छी चीज हो, लेकिन आपको अगर मारधाड़ पसंद है, आपको अगर गाली गलौज पसंद आ रही है, आपको ऊंची आवाज और चीख चिल्लाहट पसंद आ रही है, आपको उत्तेजना पसंद आ रही है, तो फिर जो अच्छे लोग हैं, जो शांत, धीर, गंभीर, महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, अगर आप मीडिया की कोई पेज ही खोलते हैं अपने कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, और आपको 50-100 न्यूज अवेलेबल है, लेकिन आप सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं जो अश्लील दिख रहा। बिल्कुल। तो ये आपकी अपनी सोच है, हर तरह से परोसा तो जा रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ हर कक्षा में, या जो हमारी बातचीत होती है लोगों से, कि भाई आप जब घर में अकेले बैठे होते हैं तो आपके सामने टीवी, आपके हाथ में रिमोट है, सामने टीवी है, और एक साथ कम से कम 100 चैनल आपके लिए उपलब्ध हैं। उसमें सब तरह के चैनल हैं। पहली बात तो ये लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम जिसे समाचार मीडिया कहते हैं, समाचार माध्यम टीवी में, तो उनको देखने वाले 100 में केवल 8 लोग हैं, यानी न्यूज मीडिया देखने वाले, न्यूज टीवी देखने वाले 8% हैं केवल। ये बाकी 92% कौन लोग हैं भाई? ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मनोरंजन देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, खेल देखते हैं, आजकल तो खान पीन वाले चैनल भी बहुत देखे जाते हैं। ये सब चीजें देखी जाती हैं। जो लोग समाचार चैनल देखते हैं वो सिर्फ 8% हैं इस देश में। लेकिन सारी चीजों का क्या दोष हमको दिया जाता है। अश्लीलता फैलाने के दोषी हम, नकारात्मकता फैलाने के दोषी हम। लेकिन ये सब जो मनोरंजन चैनल और फिल्में जो कुल मिलाकर हमारे लोगों की मनोदशा बना रही हैं, उनके जो मनोविज्ञान को बदल रही हैं, उनको विकृत कर रही हैं, जो कुछ हमारे और हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में रोज भीतर डाला जा रहा है, और वो चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, वेबसाइट के माध्यम से हो, ऐप से हो, या टीवी से हो, और प्रिंट में भी, उसके लिए हम सबके लिए दोषी हैं। उन सब की आलोचना भी तो हम ही करते हैं, हम ही तो लड़ते हैं भ्रष्टाचार से। मैं मल्लिका आंटी से पूछना चाहूंगी, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने अब तक जीवन गुजारा है जो बहुत ही सत्य के रास्ते पर चलने वाला और विशुद्ध चीजों को बिल्कुल नकारने वाला व्यक्ति। सो कई बार तो आहत होके घर लौटते होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो कैसा रहा आपका जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ? श्वेता, मेरी जो पैदाइश है एक पत्रकार के घर में ही हुई थी जी। मेरे पिता पत्रकार थे और मेरा प्रेम विवाह हुआ और मैं इस घर में आ गई, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा मैंने। तो लिखाई पढ़ाई हमारे उस परिवार में भी थी और यहाँ भी देखने को मिली, और वो सहज रूप से आत्मसात होती चली गई। हाँ, और ऐसे सहज है सब सीरियल्स वगैरह। अगर कुछ बहुत अच्छा कोई कुछ किसी में कोई शिक्षा मिल रही है, या कुछ सुनते हैं कि एक बहुत अच्छा है, स्त्रियों पर जितनी प्रताड़ना होती है उसको लेके कोई सीरियल बना है, तो एक आध एपिसोड हम भी देखते हैं। पर आपको सच बताएं कि आजकल टीवी देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। खान पान से मेरा बहुत लगाव है, तो वो चैनल ज़रूर मैं देखती हूँ, पर थोड़ा बहुत। बाकी यूट्यूब में उपलब्ध है सब कुछ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
पहले कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि भाई ये पढ़ो, ये अच्छा नहीं है, और रोक टोक तो लगती है सब जगह, पर मुझे लगता है कि आखिर में फायदा हमारा ही है उसमें। What a beautiful collection you have behind you. कितना सुंदर, इतनी सारी किताबें। कितना वक्त निकाला मिला होगा पढ़ने के लिए? ज्यादा तो नहीं है, बहुत है, अभी चारों तरफ है हमारे, और यही हमारी जमा पूंजी है। बैंक बैलेंस है ये। हाँ, पढ़ने का सुख तो खूब मिला, इस समय मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कोशिश तो रहती है कि अधिक से अधिक पढ़ सकूं। और ये भी एक और सुख है कि कई चीज़ें अपनी बेटी को पढ़ के सुनाने का सुख भी ज़्यादा मिलता है। उसको भी शौक है पढ़ने का भी और सुनने का भी, तो वो मुझे पढ़ के सुनाती है, मैं उसको सुनाता हूँ, मैं सबको सुनाता हूँ, ये लोग हमको सुनाते हैं, तो ये भी एक नया और बहुत कीमती सुख उनको ज़रूर मिल रहा है। जी, हिंदी पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि देव सोनी, प्रणाम सर, अभी तक यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा को छोड़कर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों को उत्तर लिखने तक की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में अन्य भाषाओं की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर जो आईएएस का परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी और भारतीय भाषाओं को जो प्रवेश मिला वो भी एक बहुत लंबे और कठिन आंदोलन के बाद मिला था, और बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन उस पर एक तरह से कुर्बान कर दिया, ये हुआ है। तो भारतीय भाषाओं के सामने बहुत गहरे, जो बहुत बड़े संकट हैं जिन पर हम सब लोग बात करते रहते हैं, उनमें से एक ये भी है कि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक जो सहज चीज़ होनी चाहिए भारत जैसे सबल समर्थ और इतने बड़े विशाल देश में, कि जो जिस भी भाषा में पैदा हुआ है उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका उस भाषा में मिलना चाहिए। बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन ये अधिकार और ये छूट हमारे यहाँ लोगों को अभी 72 साल बाद भी नहीं मिली है। और अंग्रेजी की एक ऐसी मतलब एक पत्थर गले में लटका दिया गया कि अगर आपके पास सब कुछ है, ज्ञान है, जानकारी है, प्रतिभा है, परिश्रम है, लेकिन आपके पास अगर अंग्रेजी में अपने को लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, जिसके ना होने में आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये कोई कमी नहीं है, कोई पराई भाषा ना जानना, लेकिन अगर ये नहीं है तो एक सीमा के बाद आप बढ़ नहीं सकते, अच्छी प्रतियोगिताओं में आप शामिल नहीं हो सकते। ये भयानक भेदभाव है, ये भयानक अन्याय है, और सभी तरह के हमारे यहाँ सामाजिक भेदभाव की बात की जाती है, जाति भेद की बात की जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत में जो सबसे विभाजक घातक विभाजन इस समय है, जो जाति भेद है, वो जाति भेद अंग्रेजी सक्षम और अंग्रेजी वंचित भारतीयों के बीच में है, क्योंकि अंग्रेजी सक्षमों के लिए सारे द्वार खुले हैं, सारे संभावनाएं खुली हैं, लेकिन जो अंग्रेजी वंचित हैं वो 90-92% भारतीय प्रतिभाएं कुंठित होने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी भाषा जिसने इस देश को गुलाम बनाया, लेकिन जो आज भी हमें गुलाम बनाए है, हमारे प्रभु वर्ग को गुलाम बनाए हुए, और हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस सवाल से। अभी बहुत बड़े आंदोलन और संघर्ष की ज़रूरत हम सारी भारतीय भाषाओं को और उसमें रहने वाले, जीने वाले लोगों को करनी पड़ेगी, तब हमको एक, जिसे हम अंग्रेजी में आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, बहुत लोकप्रिय मुहावरा है ये, वो मिलेगी भारतीय भाषाओं को। तो ऐसे में कोई भाषा नीति की आवश्यकता आपको जान पड़ती है कि बनाई जानी चाहिए? बहुत ज्यादा। अब देखिए कि भारत को दुनिया मानती है कि दुनिया में जिन देशों में सबसे ज्यादा समृद्ध बहुभाषिकता है, भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पर 22 तो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं, उसके अलावा कई तरह की गिनतियाँ होती रहती हैं। 780 की एक गणना है, हमारी बोलियाँ, मातृभाषाएं 1600 से ज़्यादा हैं, और कई आंकड़े इससे भी ज़्यादा, अनुमान इससे लगाए जाते हैं। और दुनिया इसको हमारी समृद्धि का भी एक वो मानती है, ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है। लेकिन उसके बाद भी इसको समृद्धि के रूप में, इसको हमारी एकता के सूत्र के रूप में न देखकर एक समस्या के रूप में बना दिया जाना, ये और
इसके बावजूद, इतनी समृद्धि के बावजूद, इसको बनाए रखने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए और इसको संवर्धित करने के लिए, भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस देश को एक भाषा नीति चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए एक नीति है। हमारे यहाँ स्टील जैसे औद्योगिक अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग नीतियाँ होती हैं, हर चीज़ के लिए नीति है, लेकिन कोई भाषा नीति नहीं है भारत के पास। 72 साल हो गए हमारे पास आज़ाद हुए, और हमारी सारी भाषाएं इस समय बहुत गहरे, वो जिंदा बचेंगी कि नहीं, वो जीवंत बनी रहेंगी कि नहीं अगले 50 साल में, ये एक प्रश्न उनके सामने खड़ा है। क्योंकि अंग्रेजी सबको जिस तरह से खा रही है, और अंग्रेजी नहीं खा रही, अंग्रेजी से हमारा मोह खा रहा है हमारी सारी भाषाओं। अंग्रेजी का दोष नहीं है, हमारा दोष है। मैं अंग्रेजी का घोर प्रेमी हूँ, लेकिन उसकी जो जकड़ है, उसका जो वर्चस्व है इस देश के हर क्षेत्र में, और भारतीय भाषाओं में जो उसका वो रानी की तरह है और बाकी सब नीचे हैं, ये जो स्थिति है, इस पर खून क्यों नहीं खोलता हमारे सब लोगों का, हमारे नीति निर्माताओं का? उनको ये ज़रूरत महसूस क्यों नहीं होती कि अगर एक अच्छी सुविचारित नीति अभी नहीं बनाई गई, एक भाषा नीति जिसमें सारी भारतीय भाषाओं को, छोटी हो बड़ी हो, आदिवासियों की हो या बड़े समुदायों की हो, सबको जिंदा रहने का, सबको आगे बढ़ने का और सबको संरक्षित करने का काम सुनिश्चित किया जाए, तो फिर हम अपनी पूरी सभ्यता खो देंगे 50 साल बाद। हम सिर्फ अमेरिका के थर्ड रेट क्लोन बन के रह जाएंगे, एक सांस्कृतिक क्लोन, सामाजिक क्लोन। ये दिखता नहीं और इस पर कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ, इतने पूरे 72 साल में नहीं हुआ। ये एक बहुत कड़वी टिप्पणी हमारी समूची राज्य व्यवस्था पर। आपके लेख में मैं पढ़ रही थी सर कि आपने इजराइल का उदाहरण जो दिया है, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को वो बात अपने शब्दों में समझाएं, ताकि अगर कुछ उससे हम जोड़ सकें। बिल्कुल श्वेता, आपने बहुत बहुत धन्यवाद ये बात उठाने के लिए। और ये बात हमारे भारतीय भाषाएं बोलने वाले, उनमें जीने वाले लोगों के लिए तो है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ये बात उन लोगों को समझना ज़रूरी है जो अंग्रेज़ी को प्रमुखता देते हैं, अंग्रेज़ी में ही जीते हैं, उसी को बनाए रखना चाहते हैं और अब उसको ही बढ़ाना चाहते हैं, जो मानते हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो घर में रहें और साहित्य वाहित्य करते रहें, और बाकी तो विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, भविष्य के लिए, तकनीक के लिए केवल अंग्रेजी चाहिए इस देश को। ये उनके लिए इज़राइल का उदाहरण बहुत काम का है। इज़राइल सिर्फ 85 से 90 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है। हमारी दिल्ली में 2 से ज़्यादा 2.5 इज़राइल आ जाएंगे, हो सकता है 3 भी आ जाए, इतना छोटा सा देश है। लेकिन इज़राइल की ताकत के बारे में, उसकी आज की दुनिया में जो जगह है, उसका जो सम्मान है, उसकी जो सामरिक शक्ति है, जो उसकी जो बौद्धिक शक्ति है, उसकी जो तकनीकी वैज्ञानिक शक्ति है, उसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं। वो हमारे प्रभु वर्ग, हमारे अधिकारी और ये सब लोग और कॉर्पोरेट सेक्टर तो कहीं ज़्यादा जानते हैं। इज़राइल, हम 1947 में आज़ाद हुए, हम देश के रूप में तो हम हज़ारों साल से हैं। ये पूरा एक भूभाग, एक देश, एक राष्ट्र रहा है, एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई रहा है। इज़राइल 1948 तक एक देश के रूप में अस्तित्व में ही नहीं था। जो ज्यूस थे, यहूदी, वो दुनिया भर में बटे हुए थे, जिनको डायस्पोरा शब्द ही वहाँ से आया है। वो बिखरे हुए थे अलग अलग देशों में, जो वहाँ की भाषाएं बोलते थे, वहीं की संस्कृति में रहते थे, वहीं पर उनकी अपना सारा पूरा उनका जीवन था। उनके साथ अन्याय वगैरह हुआ, मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। तो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1948 में ज्यूस को, यहूदियों को, उन्होंने अपने लिए एक इज़राइल नाम का देश हासिल किया, देश बनाया, एकदम शून्य से। वो रेगिस्तान था, आज वो ऐसा देश है जहाँ पर भारत जैसा देश, जो पिछले 10,000 साल से खेती कर रहा है और खेती का इतना बड़ा वो है, हम खेती सीख रहे हैं उनसे। एक ऐसे देश थे जो हमसे 1 साल छोटा है और जो रेगिस्तान में, मुख्यतः मान लीजिए कि वो रेगिस्तान था। तो ये उनकी तरक्की है। कैसे की उन्होंने? जब वो देश बने 1948 में, तो उनके सामने सवाल था कि ये जो यहूदी हैं, ये तो सब दुनिया में बिखरे हुए थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उनकी जो हिब्रू भाषा थी,
वो हमारी संस्कृत की तरह एक लिटर्जिकल लैंग्वेज बनकर रह गई थी, यानी केवल धार्मिक ग्रंथों की और धार्मिक कर्मकांड की भाषा रह गई थी, जो उनके केवल पुजारी बोलते थे और उनके धर्म ग्रंथों में सुरक्षित थी। सामान्य बोलचाल के लिए के रूप में वो 2000 साल तक मृत भाषा घोषित रही है। सोचिए आप, 2000 साल तक एक भाषा घोषित रूप से मृत रही हो। और उन्होंने 1948 में तय किया कि हम अपनी हिब्रू को ही अपने भविष्य की और आज की इस इजराइल की भाषा बनाएंगे। और एक पूरा उन्होंने सोचा समझा कार्यक्रम चलाया, वो भी आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने वहाँ उसमें भी बलिदान दिया है, बहुत काम किया है। ऐसा काम हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से एक विद्यालय से शुरुआत करके धीरे धीरे उन्होंने अब विश्वविद्यालय तक बना लिए हैं। और आज हम पाते हैं कि इजराइल विज्ञान में शायद 10 से ज़्यादा नोबेल जीत चुका है, नोबेल पुरस्कार। इनोवेशन में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, आप विज्ञान के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, इजराइल के पेटेंट्स अगर देख लीजिए आप, तो उन्होंने जो तकनीकी समृद्धि हासिल की है, जो उन्होंने वैज्ञानिक विकास हासिल किया है, जो नोबेल के उनके पुरस्कारों की संख्या बताती है, वो है एक तरफ। और हम 130 करोड़ के देश, दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति के स्वामी हम अपने को कहते हैं, महान भारतीय संस्कृति के हम लोग हैं। हमारे पास कितने नोबेल हैं विज्ञान में जो भारतीय नागरिकों के पास हैं? भारत से जाकर बाहर कई लोग हैं जिन्होंने नोबेल हासिल किए हैं, लेकिन क्या हम उनको अपना कह सकते हैं उस रूप में? वो भारतीय नागरिक, भारत को नहीं मिले नोबेल। सही बात। ये जो, तो इसलिए हमारे ये जो प्रभु अंग्रेजी वाले लोग हैं, अंग्रेजी के समझते हैं कि दुनिया के जो आप देखिए 20 बड़े देशों की अगर आप देखिए, जो सबसे अमीर देश माने जाते हैं, उनमें यूके यानी 4-5 देशों को छोड़ दें जो आज अंग्रेजी भाषी हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब को छोड़ दें। हालांकि इन देशों का निर्माण भी वहाँ की असंख्य आदिवासी स्थानीय भाषाओं का संहार करके वहाँ पर अंग्रेजी प्रथम भाषा बनी है। मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो रूस क्या अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई करता है? जापान जो बर्बाद हो गया था युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसने अपना पुनर्निर्माण किस भाषा में किया? जापानी में। जापानी सारी तकनीक, उसकी कारें, उसकी टेक्नोलॉजी की कोई टक्कर है दुनिया में? जर्मनी की इंजीनियरिंग का सारी दुनिया लोहा मानती है, वहां तो सब कुछ उन्होंने अपने जर्मन में किया। छोटा सा कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश, और उनको अपनी इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती। हमें शर्म आती। एक बुनियादी चीज कि प्रतिभा का भाषा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध है, जब प्रतिभा को अपनी भाषा में खुलने का, उभरने का, खिलने का मौका मिलता है, तब चमत्कार होते हैं, तब नवोन्मेष होता है, तब जिसे हम कहते हैं नए आविष्कार होते हैं, तब नवाचार यानी इनोवेशन होता है। तब क्योंकि एक मौलिक चिंतन के बगैर नई चीजें कैसे आएंगी? मौलिक चिंतन कैसे संभव होता है? एक नकलची दिमाग मौलिक चिंतन कैसे करेगा? अंग्रेजी ने इस देश के अधिकांश पढ़े लिखे दिमागों को नकलची दिमाग बना दिया, क्योंकि हमारे मॉडल सारे विदेशी हैं। हमारे समाजशास्त्र का विदेशी मॉडल है, हमारे मतलब प्रशासन का भी है, हमारे अकादमिक मॉडल पश्चिमी है, हमने नकल करते हैं, हम नकलची देश बन गए हैं। इसलिए हमारे पास नवाचार, मौलिकता के नाम पर इस आधुनिक दुनिया को पिछले 50 साल में हमने कितनी मौलिक चीजें दी हैं। योग सबसे बड़ा हमारा निर्यात है और आयुर्वेद हमारा आज सबसे बड़ा निर्यात है। इसके अलावा भारत से पिछले 50 या 70 साल में दुनिया को क्या मिला है? आप देखिए, तकनीक, विज्ञान, इन क्षेत्रों में या अर्थशास्त्र में, अब अर्थशास्त्र हमको यहाँ पे मिला पहली बार जाके, पहला अमर्त्य सेन और उसके बाद अभी अभिजीत जी को मिला। तो भाषा का सीधा संबंध है मौलिक चिंतन से, मौलिकता से। मौलिकता का सीधा संबंध है भाषा से, यानी उस माहौल से। भाषा यानी हमारा आंतरिक संसार जिसमें हम जीते हैं, सोचते हैं और रचते हैं। तो जब तक हमारे ये एक जैसे बीज है, एक बीज को पनपने के लिए उस जिस जगह का वो बीज है, वहीं की मिट्टी, वहीं की हवा, वहीं के पानी, वहीं की आबो हवा चाहिए ना।
अब हम कहीं एक जगह के बीच को दूसरी एक धरती में ले जाके रोप दें, पहाड़ के बीच को हम रेगिस्तान में जाके रोप दें, तो वो नहीं पनपेगा। वैसे ही प्रतिभा होती है, प्रतिभा को जहाँ वो है, जहाँ वो जन्मी है, वहीं पर उसको आगे बढ़ने के लिए खाद, पानी, हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए। जब वो नहीं मिलती और उसको रासायनिक खाद देने से हमारी जो खेती का हुआ है वही हमारे कह लें कि हमारी जो देशज प्रतिभा है। तो सर और मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे दोनों से सीधा ऐसे मिलकर और ब्रंच करते हुए और चाय के साथ। सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में आप आए, ये ज्यादा बड़ी बात। अरे वाह, हम लोग मिले, ऐसे मजा आ गया। ये हमारे लिए भी बहुत जोरदार अवसर था, बहुत सुखद। लेकिन अब तुम दोनों में से किसी एक को कुछ गा के सुनाना पड़ेगा। आशुतोष कविताएं बहुत सुंदर लिखते हैं, अरे वाह, लेकिन मुझे अभी ध्यान में नहीं है, याद नहीं रख पाती मैं। आशुतोष, एक कविता हो जाए। सर मैं जनरली जैसे चूंकि अब आपने एक, तो मैं बस 2-4 लाइनें जो मुझे याद आ रही है बड़ी, देश पे मैं जनरली मोहब्बतों की कविताएं लिखता हूँ, या फिर मैं ऐसी कविताएं लिखता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ और जो चीज मुझे आहत करती है, मैं उसको बस सिर्फ शब्दों में मिला मिलू के लिख लेता हूँ। तो मैंने सर वैसे मैं एक दिन एयरपोर्ट जा रहा था जब मैंने ये कविता लिखी थी, मेरी बड़ी पुरानी है, पूरा तो याद नहीं है अभी। तो सर आपने देखा वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं सर, नॉर्मल वो दोनाली सिंगल बैरल राइफल अपना बंदूक लेके घूमते हैं, जो बैंक में गार्ड लगे होते हैं। वो गार्ड जनरली अगर आप नोटिस करेंगे सर, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्स सर्विसमैन। ठीक है सर। तो अब वही है सर कि हम लोग हर चीज को ना, जैसे आपने बोला सर योग या कुछ भी ब्रांडिंग अगर है तो सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ, अगर ब्रांड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने बोला भाई कैसे हैं आप, तो मैं पिछड़ा हो गया। मैंने बोला हे ब्रो हाउस लाइफ, तो मैं बड़ा डूड हो गया। तो उसी तरीके वाली चीज है सर कि अब जब मैंने देखा, तो मैं जनरली मैं गुड़गांव से जब एयरपोर्ट जाता हूँ तो बीच में एक पैच NH8 पे ऐसा है जहां दूर दूर तक कोई शेड नहीं है। तो अब जैसे निकल रहा था तो मैंने देखा बारिश रैंडम कभी होता है सर कि धूप है और बीच में एक टुकड़ा आता है जहां तेज बारिश होने लगती है। तो सर्विस लेन में वो एक गार्ड अपना साइकिल चला के जा रहा था और बारिश हुई तो उसने अपना साइकिल से उतर करके साइकिल वहीं गिरा दिया रोड पे सर्विस लेन में, और दौड़ के उसने एक प्लास्टिक की पन्नी रोड पे उड़ रही थी हवा से, उस पन्नी को उठाया। तो नॉर्मल आदमी ये सोचेगा, एक सोच होती है। मैंने पूछा जनरली अपने कुछ कलीग्स वगैरह से बात कर रहा था, मैं उसको पेन डाउन कर रहा था, तो कि मैंने सोचा देख के मुझे बहुत बुरा लगा। बोला हाँ सर क्या करेगा सर छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मैंने बोला सर छुपाने के लिए उसने प्लास्टिक नहीं ढूंढी, उसने अपना प्लास्टिक ढूंढा अपने उस बंदूक की नली में डालने के लिए, क्योंकि उस नली में पानी चली जाता तो वो नल में जंग लग जाता और बेचारे की नौकरी चली जाती। तो अभी खुद को बचाने के लिए नहीं, रोटी की जद्दोजहद थी। तो मैंने इस पे ये लिखा था सर कि जो सबकी सुरक्षा करने को रहता हरदम है तैयार। जो हमारे फौजी भाई खड़े होते हैं बॉर्डर पे, जब वहां होते हैं तो हम सारे बड़े दिल से लगे रहते हैं। अगर एक शहीद हो गया तो अमर रहे, और जो जिंदा बच के आ गया उसकी हमारे कोई कदर नहीं करते हैं। सबकी सुरक्षा करने को रहता हरदम है तैयार, आज खुद उसकी सुरक्षा करेगा कौन। क्या बात है, अच्छी है, सुंदर। किसान फिर उसी में किसान को मैंने जोड़ा कि आज खुद उसकी सुरक्षा करेगा कौन। बहा पसीना पूछते मां धरती को, आज उसके मुंह में निवाला धरेगा कौन। खड़े हो सदन पटल पर लड़ने को तो है सब तैयार, खड़े हो सदन पटल पे लड़ने को तो है सब तैयार, उधर धरा पे सच्चाई की लड़ाई लड़ेगा कौन। क्या बात है, वाह। तो बस यही है सर, छोटी छोटी चीजें। इट इज लॉन्ग कविता है ये, लेकिन अभी याद हमें नहीं है, बट आशुतोष ने लिखी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आपकी संवेदनशीलता का कुछ हमको अंदाज लग गया, तो अब हम समझ गए कि आपसे बहुत अभी अच्छी कविताएं हिंदी को मिलनी है। तो हम सब इंतजार करेंगे उसका। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा आप और मैम दोनों ने टाइम निकाला सर, और आप लोगों के इस वजह से मुझे भी आज स्क्रीन पे आने का मौका मिल गया। थैंक यू। हमें भी एक नई प्रतिभा मिली आज। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आज शाम आप मिल सकते हैं
एक मशहूर भरतनाट्यम डांसर सोहिनी रॉय चौधरी दासगुप्ता से अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।